हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है एनटीपीसी, एसएससी और जो अदर वनडे एग्जाम है उनके लिए, जिसमें हमने जनरल साइंस का जो पहला टॉपिक उठाया हुआ है वह है साउंड एंड वेव्स, जिसका ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉपर साउंड के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब कुछ जो वेव्स हमारी शेष रह गई हैं, इस लेक्चर में हम वेव्स को कवर करेंगे और लगभग 10 के आसपास हम एमसीक्यू 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक साउंड एंड वेव वाला 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जो आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ रहेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि वेव्स कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव जो कि साउंड वेव थी, जिसको हम लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स के बारे में सेपरेट करके पढ़ते हैं, तो उनके बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है पिछले लेक्चर में। तो सबसे पहले आप जाके लेक्चर 1 देखिए, ताकि आप वेव क्या होती हैं, वेव कितने प्रकार की होती है, ये सारी बातें समझेंगे। अब हमारा उसमें जो रह गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, उसको हम कवर करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं दोस्तों। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इनका जो नेचर होता है वो होता है ट्रांसवर्स, यानी ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रश्न आएगा कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। तो मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बता दिया है कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। तो वेव के बारे में प्रॉपर जो डिटेल है वो आपको हमारे पहले लेक्चर में मिलेगी, तो जाकर आप इसको पहले वॉच कीजिए, देन आप इस लेक्चर को वॉच कीजिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ पाएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। दूसरा, ये नॉन मैकेनिकल होती हैं, अयांत्रिक तरंगें होती है। नॉन मैकेनिकल का मतलब है ऐसी वेव जिनको चलने के लिए या जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं नो नीड ऑफ एनी मीडियम, यानी इन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और माध्यम की आवश्यकता नहीं होने से तात्पर्य है ये निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं। इसी के आधार पर दे ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। यानी ये जब निर्वात में चलती हैं तो इनकी जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, यानी हम इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है वैक्यूम में। अब आप देखेंगे ये जो वेव होती हैं, ये डायरेक्शन है। यहाँ पर ये वेव की डायरेक्शन आपको डायग्राम में बताया जा रहा है। ये विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र है। आइए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। आप यहाँ पर, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप समझेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है जो डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये है वेव की डायरेक्शन, ये लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ वेव। जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो आपको ब्लू कलर से बताया जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस प्रकार से देखेंगे ये होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप इस डायग्राम को यहाँ पर प्रॉपर देख पा रहे हो तो देखिए ये स्ट्रक्चर है इनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी तरंग की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। देखिए, जो रेड कलर से इसमें दिखाया जा रहा है आपको, रेड कलर क्या है आप बताएंगे, रेड कलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्लू कलर देखिए ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर ये वेव की डायरेक्शन है जो आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो जो मैंने यहाँ पे डायग्रामों को बताया हुआ है, डायग्राम भी यही शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेव की डायरेक्शन है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो इन दीज वेव्स, यानी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन वेक्टर ऑल रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और संचरण की जो दिशा होती है, ये सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है। खास बात है दोस्तों, इन पर कोई आवेश नहीं होता, देयर इज नो चार्ज ऑन दीज वेव्स, दैट इज दे आर न्यूट्रल।
यानी इसलिए ये कैसी होती हैं, उदासीन होती है। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन पर किस प्रकार का चार्ज होता है, आप कहेंगे कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि ये कैसी हैं, ये उदासीन है, ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो प्रकाश का वेग होता है अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वही इनकी वेलोसिटी मानी जाती है। हम सब जानते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी डिस्कवरी, इनकी खोज मैक्सवेल ने की थी। अब इनके बारे में कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे समझेगा अच्छे से इसको। ये हमारी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्सरे और गामा रे। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लैम्डा, लैम्डा का मतलब है यहाँ पर वेवलेंथ, जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। यहाँ पर एफ से फ्रीक्वेंसी है और ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा की बात हो रही है। ये इनका सीक्वेंस जो मैंने लिखा है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, ये क्रोनोलॉजी है फ्रेंड्स। यानी अगर आप रेडियो वेव से गामा रे की ओर आते हैं, ये जो एरो आप देख पा रहे हैं, ये रेडियो वेव से जो गामा वेव की ओर आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है आप देखेंगे, ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप रेडियो वेव से माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे काम की जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ घट रही है। मतलब जैसे जैसे आप रेडियो वेव से गामा रे की ओर जा रहे हैं, वेवलेंथ घट रही है, घट रही है। इसी आधार पर हमने बताया आपको कि जो गामा रे होती हैं, इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो रेडियो वेव होती हैं, इनकी वेवलेंथ जो है वो सबसे अधिक होती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें जो कि मैंने आपको वेव वाले चैप्टर में, साउंड वाले चैप्टर में करवाई हैं। आप देखेंगे हम सब जानते हैं v बराबर होता है एफ लेमडा, यानी वेलोसिटी, प्रकाश जो ध्वनि की चाल होती है वो फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर अगर आपको रिलेशन निकालना हो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v अपॉन एफ। अब v को हम कांस्टेंट अगर मान लेते हैं तो 1/f हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य है, जो तरंग दैर्ध्य है और फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है। यानी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, कहने का मतलब वेवलेंथ अगर कम होती तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। वही रिलेशन आपको यहाँ पे देख, जैसे जैसे आप नीचे की ओर मूवमेंट कर रहे हो, तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का जो मान है, नीचे आने पर जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मान भी क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन वेवलेंथ घट रहा है, यहाँ पर पैरेलली आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ रहा होगा। नीचे आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है और नीचे आने पर वेवलेंथ घट रहा होता है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली रिलेशन है। वही अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो दोस्तों एनर्जी भी नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। देखिए ऊर्जा, क्योंकि आवृत्ति और ऊर्जा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्लियर है? अगर इसका रिवर्स देखेंगे, अगर हम ऊपर की ओर आएंगे तो लैम्डा का मान क्या होगा फ्रेंड्स, लैम्डा का मान बढ़ेगा अगर हम ऊपर की ओर थे। अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा ऊपर ऊपर जाने पर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, तो एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। कहने का मतलब है सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो वेव की, लेकिन सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है गामा रे की। उसी प्रकार से सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम आवृत्ति होती है रेडियो वेव की, वहीं सबसे अधिकतम फ्रीक्वेंसी होती है गामा रे की। सबसे कम ऊर्जा होती है रेडियो वेव में, सबसे अधिक ऊर्जा होती है गामा रेज में। तो ये यहाँ पर रिलेशन उन्होंने देखने का प्रयास किया है। अब इसी बीच में हमारा विजिबल लाइट पड़ता है, विबग्यो। तो फ्रेंड्स वही रिलेशन होगा जो हम यहाँ पे देख रहे थे। अगेन वही, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी रेड की, मिनिमम वेवलेंथ होगी वॉयलेट की। मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी रेड की, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वॉयलेट की। मिनिमम एनर्जी होगी रेड की और मैक्सिमम एनर्जी होगी वॉयलेट की। यानी यही सारी बातें जो हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा रे में देख रहे थे, सेम वही रिलेशन रहेगा। ये हमारे जो विजिबल लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होते हैं, इनके 7 रंगों में। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ऑप्शन में वो पूछ लेगा, 4 ऑप्शन रख देगा, इंफ्रारेड, विजिबल एंड एक्स रे, और पूछ लेगा इनमें सबसे कम मिनिमम
वेवलेंथ किसकी है तो हम बताएंगे एक्सरे की है। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चन है वो इसी डायग्राम से सॉल्व होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार आप पॉज करके फिर से सुनिएगा इसको धीरे धीरे, ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएं, फिट हो जाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डायरेक्शन देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। आप यहाँ पर भी देखेंगे, जो मैंने आपको बताया सेम उसी की बात मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी जैसे मैंने रेडियो वेव से स्टार्ट की थी, तो ये क्या बता रहे हैं, ये जब पास पास में होती है इनकी फ्रिक्वेंसी हाई है, धीरे धीरे इनकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और आप धीरे धीरे रेडियो वेव तक पूछेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी बिल्कुल लो हो चुकी है। बट वेवलेंथ देखिए बढ़ गई है। वेवलेंथ देखिए, ये इतनी बड़ी वेवलेंथ, और जैसे जैसे आप यहाँ पर जा रहे हैं देखिए वेवलेंथ छोटी होती चली जा रही है, और यहाँ पर आके तो बिल्कुल ही कम हो गई है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो होता है मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम। कैसा होता है जी? अधिकतम। वहीं गामा रे का, एक्सरे गामा रे का जो वेवलेंथ होता है वो कैसा होता है? न्यूनतम, मिनिमम। यही मैंने आपको वहां पे बताया, यहाँ डायग्राम में भी आपको यही शो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है दोस्तों, न्यूनतम। जबकि गामा रे की फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम, अधिकतम। और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो यहाँ पर एनर्जी भी दोस्तों मैक्सिमम होगी इसकी। एनर्जी भी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो यहाँ पर एनर्जी भी इनकी मिनिमम होगी। अब ये सारी चीजें आपको आगे काम में आने वाली हैं। तो इस प्रकार से इनका घटता और बढ़ता क्रम आप देख लेंगे एक बार। चलिए हम आगे मूव करते हैं। यही चीज यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ इसमें। यहाँ पे आप देखें, देखिए ये है गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो देखिए रेडियो वेव, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप रेडियो वेव से इधर की ओर जा रहे हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे कम रेडियो वेव की होगी, उससे ज्यादा माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड की, फिर और यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। वहीं आप देख रहेंगे इंक्रीजिंग वेवलेंथ, अगर आप इस ओर आए हो तो वेवलेंथ बढ़ने वाली है, यानी सबसे कम वेवलेंथ गामा रे की और सबसे अधिकतम किसकी होगी? रेडियो वेव। वही विवग्योर में यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आप देख लेंगे वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है। तो रेड की वेवलेंथ दोस्तों ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वॉयलेट, जबकि रेड की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू वॉयलेट। अगेन वही बात। तो इस प्रकार से ये सारे फैक्ट आपको इनके संदर्भ में याद रखने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हमने कर ली। अब एक पॉइंट आप और याद रखेंगे यहाँ पे। देखिए ये प्रिज्म है, इससे हमने व्हाइट लाइट को गुजारा, तो आप देखेंगे व्हाइट लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाती है, वो यहाँ से डेविएट हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो अगेन ये सीधा जाना चाहिए था व्हाइट लाइट को, लेकिन ये स्प्लिट होकर यहाँ 7 रंगों में टूटेगा विवग्योर में। तो मैंने लास्ट का वॉयलेट लिखा है और प्रारंभ का रेड लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 7 कलर में स्प्लिट हुआ। तो स्प्लिट के बाद सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ? तो आप देख रहे होंगे रेड कलर सबसे कम विचलित होता है एज कम्पेयर टू वॉयलेट। वॉयलेट देखिए यहाँ से यहाँ तक डेविएट हुआ है, जबकि रेड कलर केवल इतना सा डेविएट हुआ है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जब श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में टूटता है तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सर्वाधिक। यानी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, रेड कलर डेविएट लीस्ट एंड वॉयलेट कलर डेविएट मोस्ट। ये आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये बात हुई हमारा जो व्हाइट लाइट था उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए दोस्तों, अब इन सभी वेव्स के बारे में हमें कैसे चर्चा करनी है। जैसे सबसे पहले गामा रे। गामा रे का डिस्कवरी 1896 में बैकुरल और क्यूरी ने किया है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी पेनिट्रेटिंग इनका जो पावर होता है वो सबसे हाई होता है। आप इनका वेवलेंथ देखेंगे 10 to the power - 10 मीटर से 10 to the power - 14 मीटर इनका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। और रेडियोथेरेपी में इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इनमें इनका यूज किया जाता है। तो गामा किरणों का यूज रेडियोथेरेपी या कैंसर के उपचार में किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारी एक्सरे। दोस्तों 1895 में रोंजन ने इनको डिस्कवर किया था। और रोंजन ने जब एक्सरे की खोज की तो ध्यान रखना, ही वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन फील्ड ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार रोंजन को मिला एक्स किरणों के खोज के लिए। इनका जो यूज होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक होता है, हम सब जानते हैं। और इनकी जो वेवलेंथ है वो 10 to the power - 8 से 10 to the power - 12 मीटर है।
और आप देखेंगे इनका उपयोग है तो टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना का अध्ययन करने में, रेडियोग्राफी में, बोन इमेजिंग वगैरह में, और रत्नों में जो दरार होती है उनका पता लगाने में, टू फाइंड क्रैक्स इनसाइड दी प्रीसियस स्टोन। इसके अलावा सीटी स्कैन, तो एक्सरे का मेडिकल यूज ज्यादा है। देन हम बात करते हैं यूवी रे के बारे में। यूवी रे 1801 में रिटर ने इसको डिस्कवर किया। ये यूवी रे का मुख्य कार्य है, ये ओजोन लेयर है जो ओजोन परत का द्वारा अवशोषित होती है ये। इसका यूज और कहाँ-कहाँ होता है तो वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है, जल के शुद्धिकरण में, स्किन कैंसर को दूर करने में, विटामिन डी के फॉर्मेशन है, एंड हाइड राइटिंग रिटन राइटिंग यानी जो छुपी हुई लिखावट होती है उसको देखने में, है ना। इसमें यूवी रे का यूज किया था। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यूवी रे के बारे में कुछ एक दो फैक्ट्स और बताना चाहूंगा यहाँ पे। आप नोट डाउन करेंगे इसको। देखिए, जो फ्रेंड्स यूवी रे होती है, इस यूवी रे के आपसे टाइप पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, टाइप, इसके प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो अल्ट्रावायलेट रे है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? 3 प्रकार की। पहले मैं इन 3 प्रकार के आपको नाम बता देता हूँ। एक होती है अल्ट्रावायलेट ए, दूसरी होती है अल्ट्रावायलेट बी, एंड थर्ड होती है अल्ट्रावायलेट सी। अब दोस्तों यहाँ पे इनके बारे में कुछ मैं बेसिक से पॉइंट आपको बता देता हूँ। जो यूवी ए बी और सी है, इनमें हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है यूवी ए, है ना। ये अपने लिए फेवरेबल है। यूवीबी यूवीसी पृथ्वी के वायुमंडल में कभी आती नहीं है, तो हमें इससे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है नहीं। हाँ, हमें यूवी बे से जो रक्षा प्रदान करती है वह है ओजोन परत। तो ओजोन परत किस प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणों से अ, हमारी सुरक्षा करती है, तो हमारा जवाब होगा यूवी अल्ट्रावायलेट बी, है ना। यूवी वे इसलिए लाभदायक है क्योंकि इसी यूवी ए की वजह से विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन बॉडी विटामिन डी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे ये ओजोन अल्ट्रावायलेट रे के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो अन्य माइक्रोवेव है उनमें हम सबसे सॉरी जो हमारी अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनमें अब हम बात करने वाले हैं दृश्य प्रकाश के बारे में। इन 1666 में न्यूटन ने एक्सप्लेन किया क्या कि विजिबल लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। जो दृश्य प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। ये उन्होंने क्यों ऑब्जर्व किया ऐसा, तो आप देखेंगे जो हमारा 7 कलर है विवक्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनके आप देखेंगे फ्रेंड्स 8,000 एंगस्ट्रॉम, 4,000 एंगस्ट्रॉम से 8,000 एंगस्ट्रॉम इनका वेवलेंथ होता है, यानी 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के आसपास। तो हम सब जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹मीटर होता है। ये फैक्ट है, आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो दृश्य प्रकाश है इसका यूज कहाँ होता है, तो मैंने बताया फोटोसिंथेसिस में इसका यूज होगा, लेजर में इसका यूज होता है, और इन विजन देखने में इनका यूज किया जाता है। ये हमारे दृश्य प्रकाश होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रारेड। 1800 में हर्शेल ने इनकी खोज की। इनको फ्रेंड्स थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं। और एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स इंफ्रारेड। प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त किरणों का ही उत्सर्जन होता हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई पत्थर हो। इनका यूज होता है रिमोट में, थर्मल इमेज में, और नाइट विजन कैमरे में इनका यूज होता है अवरक्त किरणों का, अवरक्त तरंगों का। नेक्स्ट हमारे लिए माइक्रोवेव। 1888 में हर्ट्ज या मार्कोनी, यहाँ पर मैंने स्टार मार्कोनी पर लगाया नहीं, आपको मार्कोनी प्राथमिकता देनी है, देन अगर मार्कोनी ऑप्शन में होगा तो हर्ट्ज लगाना है। जो माइक्रोवेव होती है इनका उपयोग मोबाइल में, वाईफाई में, ब्लूटूथ में, माइक्रोवेव ओवन में और राडार इनमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारी रेडियो वेव। इनकी खोज भी मार्कोनी हर्ट्ज, यहाँ पर हर्ट्ज आंसर माना जाएगा। इनका भी यूज होता है रेडियो में, टीवी में, सैटेलाइट में, राडार में, इनमें इनका यूज होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीट हुई, इनके उपयोग, इनके खोजकर्ता के बारे में। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे बचा हुआ है। मान लीजिए आपके पास 4 स्टार हैं, जिनमें से एक आपके पास है रेड कलर का स्टार, दूसरा जो आपके पास दिया हुआ है वो है ग्रीन कलर का स्टार, थर्ड जो आपके पास दिया हुआ है दैट इज ब्लू कलर स्टार। ये कैसे कलर का है? ये ब्लू कलर का है। और अंत में जो आपको दिया गया है ये जो है ये आपको बताएगा कि ये येलो कलर का है, येलो कलर। तो दिए गए 4
तारों में सबसे गर्म कौन सा होगा, हॉटेस्ट स्टार कौन सा होगा इन चारों में। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर हम विवग्योर की बात करते हैं, विवग्योर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, एक इनको हम तरंग दैर्घ्य के आधार पर देखते हैं, दूसरा हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर देखते हैं, और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था, जो अभी डायग्राम बनाया था उसमें, कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी किसकी, मैक्सिमम होगी रेड की, और ऐसे नीचे जाएंगे तो ये मिनिमम होती चली जाएगी और सबसे कम होगी वॉयलेट की। इसी प्रकार से मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी मैक्सिम मिनिमम होगी किसकी, आप बताएंगे रेड की, लेकिन मैक्सिमम किसकी होगी, ऐसे ही आप नीचे की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वॉयलेट की। इसी प्रकार से एनर्जी मिनिमम होगी रेड की और मैक्सिमम होगी आपकी वॉयलेट की। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन वेवलेंथ घट रही है, ध्यान रखेंगे ये। तो अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार कंपन करती है। तो जो जितनी ज्यादा कम समय में कंपन करेगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वही ज्यादा काम करेगा तो उसके अंदर हीट जनरेट होगी। तो इन चारों में अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये रहा रेड कलर, तो एक स्टार हो गया रेड कलर का, एक है आपके ग्रीन कलर का, एक है आपके ब्लू कलर का, और एक है आपके येलो कलर। अब देखिए रेड येलो ग्रीन और ब्लू, इन सब में पूछा गया सबसे गर्म कौन होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो इनमें फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, ब्लू की। तो गर्म भी कौन सा होगा, ब्लू। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स जो होने वाला है दैट इज ब्लू, यानी कि नीला। क्लियर है। तो यहाँ पर भी ये आपको समझाने का प्रयास किया गया है क्या, कि जब किसी वस्तु को या धातु को गर्म करते हैं, व्हेन अ मेटल ऑब्जेक्ट इज हीटेड, तो होता क्या है, फर्स्ट अपीयर्स रेड, तो सबसे पहले वह लाल कलर की दिखाएगी, देन वह येलो कलर की होगी, और फिर वह पीली, या फिर बाद में नीले कलर की हो जाती है। तो हमने घरों के अपने जो गैस होती है उनमें भी देखा होगा, जो फ्लेम उनकी जलती है उसमें आपको ब्लू कलर दिखाई देता होगा। तो वो बताता है कि ये सबसे ज्यादा हीट इसमें आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमारा वेव वाला भी टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला टॉपिक भी फिनिश। अब कुछ क्वेश्चन है, हम उनको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य क्षमता है वो कितनी है। वो यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि श्रव्य जो सीमा है वो कितनी है। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो है साउंड सुनता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए। ये कहाँ पूछा गया है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था, 2022 शिफ्ट 2 में। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि गति नहीं कर सकती। अब मैंने आपको बताया था कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव वो होती हैं जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, निर्वात में गति नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, वैक्यूम, निर्वात, निर्वात में ये गमन नहीं कर सकती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक सभागार है, सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है, और इस परावर्तन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, कि जब कोई ध्वनि हमें बार बार सुनाई दे रही होती है, उसके पीछे का कारण होता है इको, यानी कि प्रतिध्वनि। उसके पीछे का कारण क्या होता है, प्रतिध्वनि। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा, कि जो ठोस गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। कह रहा है उतार चढ़ाव है इसका राइट आंसर, या बढ़ती है, या परिवर्तित रहती है, या घटती रहती है। इसको समझना होगा फ्रेंड्स आपको। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। कोशिश करिएगा सोचने का कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए फ्रेंड, जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपके जो दो पिछला लेक्चर लिया उसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे ठोस से गैसीय माध्यम में, यानी आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जैसे ही साउंड स्टार्ट कराया था तो वहां पे मैंने आपको ये बताया हुआ था कि जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। सॉलिड के बाद
ये लिक्विड में इसकी स्पीड होती है, और लिक्विड के बाद ये गैस, इसके बाद वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाते। तो ठोस से, सॉलिड से ये कहाँ गया है, लिक्विड नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट गया है गैस या मीडियम में, गैस माध्यम में। तो हम सब जानते हैं ये क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा घटती है, ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हम दूसरों की हम दूसरों को ध्वनि तरंगों के फिल इन द ब्लैंक्स कारण बगल के कमरों से हम उनसे बात करते हैं, मतलब वी हियर अदर्स स्पीकिंग टू अस फ्रॉम एडजेसेंट रूम्स ड्यू टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ साउंड वेव। मतलब हम दूसरों की ध्वनि जो हमारे बगल के कमरे में बैठे हुए हैं वो किसकी वजह से, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक घटना होती है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ, सॉरी, साउंड का, ध्वनि का विवर्तन। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी ऐसी जगह से टकरा जाए वापस, और परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस लौटे, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर होता है डिफ्रैक्शन, है ना। प्रकाश नहीं लौटता है एज कंपेयर टू साउंड, ध्वनि। तो इसका राइट आंसर होगा विवर्तन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है कि मस्तिष्क किस प्रकार की ध्वनि की आवृत्ति, अब यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी पकड़ना हो। और मैंने आपको बताया था कि आवृत्ति, जो पिच है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पिच, तारत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल, यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, 0.02 सेकंड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल एक दो पूछा रहा है वो, चलिए तो हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है, if the time period of a sound wave is 0.02 second, then what is its frequency? 100 hertz, 500 hertz, 25 hertz and 15 hertz। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें इसमें आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.02, 0.02 सेकेंड, यही दिया है हमारे सवाल में। अब देखिए दोस्तों, उसकी आवृत्ति निकालना है। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब 1 टाइम पीरियड की जगह रखेंगे 0.02, यहाँ से पॉइंट जाएगा फ्रेंड्स 2 पर, 100 हो जाएगा अपॉन 2, और 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 15 हर्ट्ज। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज। ये भी आपकी आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगों की गति, जो हमारी साउंड वेव होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, उनकी गति 700 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर इन्वर्स होगा। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेंगे, ये पूछा गया है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज 700 मीटर पर सेकंड, हाउ मच टाइम विल साउंड वेव्स टेक टू ट्रेवल 7 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए हम डायरेक्ट, हमें इसमें ध्वनि की जो वेलोसिटी दी है वो दी है, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 700 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा यहाँ पर 7 किलोमीटर की डिस्टेंस दी है, यानी डिस्टेंस दिया है आपको 7 किलोमीटर। अब देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, लेकिन डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में। तो हम किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 7 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 7000 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है टाइम कितना लेंगे। तो हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू, समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होगा। डिस्टेंस कितना दिया है, 7000 मीटर। वेलोसिटी कितनी है, 700। ये आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 10 सेकेंड। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ये भी पूछा गया आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्लियर। चलिए,
अब कुछ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है हमारा, निम्न में से क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है, मतलब कौन सा अक्षर है जो तरंग दैर्घ्य के बारे में बताता है। तो हम सब जानते हैं तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, हाँ, वेवलेंथ, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा, अनुप्रस्थ तरंगें क्या है, पूछ रहा है वो, व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स। अब ये आप फ्रेंड्स ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे, तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। ऑप्शन बी, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। ये वे तरंगे हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और ऑप्शन डी कह रहा है इन तरंगों के माध्यम से कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन। ऐसे इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, राइट आंसर है हमारा जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है, हाईलाइट में, ये तरंगों के माध्यम से कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। कैसा करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। इन these waves the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of the waves। तो ये ट्रांसवर्स वेव, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूं। मान लीजिए ये वेव डायरेक्शन है और ट्रांसवर्स वेव है, तो ये इस प्रकार से इसके जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, अप्स एंड डाउन, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर मोशन। तो ये ट्रांसवर्स अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, इन तरंगों के माध्यम में कण तरंग की संचरण के समांतर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा D। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो साउंड एंड वेव वाला टॉपिक है ये फिनिश होता है। अब इसके प्रॉपर एमसीक्यू, यहाँ केवल हमने अभी 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि साउंड और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है। अब इसकी एमसीक्यू सीरीज चलेगी, तो उसमें हम प्रॉपर इनके न्यूमेरिकल और भी जो क्वेश्चन रहेंगे जो साउंड एंड वेव से विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपका एक लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है, एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होता है फिजिक्स का, जिसका नाम है साउंड एंड वेव। तो साउंड एंड वेव से बनने वाले जितने भी अब आपके क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन जाएंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं, और देखिएगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उससे कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो अब अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो लेक्चर को शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। साथ में दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।